गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम से सोशल साइंस में जो हमारी अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में हम व्यवस्था करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ये क्षेत्र होते क्या हैं। यानी कि हमारे जो देश के अंदर जो पैसे आते हैं या आय है, वे आय का माध्यम क्या क्या है, या हम ये कह सकते हैं हमारे भारत की जो नागरिक है ना, उनके पास में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है, फील्ड है, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, परिवार को चलाता है। तो वे ही हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। अब देखिए, इसका जो प्रथम टॉपिक है आर्थिक कार्यों के क्षेत्र। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो हमारे आर्थिक कार्य है। आर्थिक मतलब होता है धन से। किससे होता है? आर्थिक कार्य मतलब धन से है, पैसे से है। तो व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, या उसकी आजीविका का साधन क्या हो सकता है, उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से फील्ड हैं, अर्थात कौन कौन से कार्य करते हैं। अब देखिए, भारत के सभी नागरिक हैं, जैसे वर्तमान में लगभग 135 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। अब ये लोग सभी तो एक काम करते नहीं है। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ अब स्वयं का व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में भी अलग अलग है, हो सकते हैं कुछ लोग बहुत ही अच्छे ए क्वालिटी का अच्छा वर्क करते हों ऑफिसर लाइन से, कोई हो सकता है बी ग्रेड से, सी ग्रेड से, डी ग्रेड से, ऐसे ही प्राइवेट में भी। तो आर्थिक कार्यों का क्षेत्र का अर्थ है कि भारत की जो जनता है वे अपने आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से काम करती है। जो कौन कौन से जो काम करती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक आर्थिक कार्य के क्षेत्र। अब देखिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्य पुस्तिका है, उसमें कुछ डायग्राम दिए गए हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं। देखो, आपको समझाने के लिए कुछ चित्र गए हैं कि कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है। जैसे इसमें दिखा गया है, जैसे एक व्यक्ति है, ये महिला अपने घर पर है और ये ऐसा लग रहा है कि ये इसको कुछ लेटर दे रहा है, पत्र दे रहा है। हो सकता है ये पोस्टमैन है, ऐसा नज़र आ रहा है कि पोस्टमैन है, ये इसको कुछ पत्रिका, क्योंकि इनकी देखो हाथ में ये कुछ लेटर्स हैं और इनको दे रहा है, तो ये डाकिया काम कर रहा है। सेकंड में देखते हैं कि ये व्यक्ति देखिए लाल कपड़े पहने हुए है, ये बैग लेके जा रहा है सिर पे। और मोस्टली हम देखते हैं कि जो ये ड्रेस है ये हमारे रेलवे विभाग की कुली की होती है। अगर कभी रेलवे स्टेशन पर अगर आप जाओ तो रेलवे स्टेशन में जाओगे तो आपको ये ड्रेस पहने हुए एक व्यक्ति होगा जो आपके सामान को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने का कार्य करता है, और इसका यही व्यवसाय है। और इससे ये पैसा लेता है। जो भी पैसेंजर होता है, यात्री होता है, उसके भारी सामान हो, बैग हो, हल्का हो, एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने के लिए पैसे लेते हैं। तो ये देखो अपने परिवार का आजीविका इसी चला रहा है। ऊपर देखा है कि ये पोस्टमैन है, डाकिया है, ये पत्र पत्रिका बांट कर उससे आजीविका चला रहा है, ये कुली काम कर रहा है। फिर नीचे देखते हैं ये महिलाएं हैं। ये महिलाएं देखिए, यहाँ पर ये महिलाएं, और ये महिला जो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से दिख रही है फूल है, ये फूल तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे फूल है ये भी हमारी धार्मिक प्रवृत्तियों में काम आते हैं, मंदिरों में चढ़ाने के लिए। तो ये महिला फूल को चुन रही है, फूल को तोड़ रही है। तो हो सकता है इनका जो खेत का मालिक है वो इसको मजदूरी के रूप में बुलाया हो, तो ये मजदूरी कर रही है। तो इनका परिवार का भरण पोषण किससे चल रहा है? इनका परिवार का भरण पोषण
इस खेती से होता है। नेक्स्ट देखिए ऊपर, ये कुछ मजदूर लोग हैं। मिट्टी की जो ईंट बनती है जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, ये जो मजदूर लोग हैं ये देखो मिट्टी से ईंटें बना रहे हैं। ये हो सकता है इसकी वाइफ है, पत्नी है, ये इसका पति है, दोनों सहयोग कर रहे हैं और दोनों बना रहे हैं। और इनका काम देखिए, ये इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो ये ईंट बना रहे हैं। उसके बाद देखिए एक ये कपड़ों की शॉप है, कपड़े की दुकान है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कपड़े जो कि दुकानदार है, जो मालिक है, वे एक लेडीज है, महिला है। और यहाँ पर एक जो इसकी कस्टमर है, जो ग्राहक है, वे भी लेडीज है, कपड़े खरीदने के लिए जाती है। तो ये इसको दिखा रही है कपड़े। तो ये अपनी दुकान का काम करते हैं। तो आप इससे समझ गए होंगे कि जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल जो दिए हैं, ये पांचों जो एग्जाम्पल है, ये पांचों एग्जाम्पल हमें ये बताते हैं कि हमारे भारत देश में जो विभिन्न लोग हैं, अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं, अलग अलग व्यवसाय करते हैं। अब ये तो केवल 5 एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए दे गए हैं कि हाँ, जैसे कोई व्यक्ति ईंट बनाने का काम कर रहा है, कोई कपड़े की दुकान है, कोई फूल तोड़ रहा है, कोई ये कुल्ली का काम कर रहा है, और ये कोई पोस्टमैन डाक का काम कर रहा है। इनके अलावा और भी ऐसे काम हो सकते हैं, बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं जिससे व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाता है। ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें बताया गया है इसका कि हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, मैंने बताया कि अभी आपको कि आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे 5-7, तो उसके अंदर अलग अलग। अब इनको हम कैटेगरी में कैसे रखेंगे, कौन से कार्य को किस में रखें, ये जो हमारी आर्थिक क्रिया हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे प्रकृति में जो हमें स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, जैसे पानी बह रहा है, हवा चल रही है, प्राकृतिक वनस्पति खड़ी है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये हमने तो बनाया नहीं है। वन है तो डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। लेकिन व्यक्ति इन्हीं में काट छाट करके अगर कुछ कार्य करता है जो अपने आजीविका का साधन बनाता है, तो वे कौन से क्षेत्र में आते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। मैंने बताया कि जो प्रकृति में जो प्रदान किए गए वे प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति हमें प्रदान करती है। जैसे मैंने बताया कि हवा है, पानी है, अपने जंगल है ना, वनस्पति है, सागर समुद्र है। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां है। जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है। सबको पता है कपास की खेती है, मौसम पर आधारित है कि उसको देखा जाता है कि हाँ खरीफ की फसल है या रबी की फसल है। अधिकांश कपास की फसल जो है खरीफ की फसल है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में या रबी के रूप में बोई जाती है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए मुख्यतः, अब जब कपास का पौधा लगाएंगे तो उसकी वृद्धि करने के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारक, जैसे जो ये हमारे प्राकृतिक कारक हैं ये तो प्रभावित करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है कि वहाँ सूर्य कितना प्रकाश है, सूर्य का यानी कि प्रॉपर तरीके से प्रकाश मिल रहा है कि नहीं, वहाँ पानी मिल रहा है कि नहीं, जलवायु कैसी है, कहीं ऐसी तो नहीं ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा ठंड है तो वहाँ कपास पौधे नहीं हो। ये तो प्राकृतिक कारक उसको प्रभावित करते हैं। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार जैसे डेयरी उत्पाद में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया, एक चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होती है। जैसे मान लो कोई डेयरी फार्म करते हैं तो निश्चित रूप से हम पशुओं को देखभाल करेंगे, उसकी चारे की व्यवस्था करेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे, उसको बांधने की व्यवस्था करेंगे, सर्दी गर्मी में उसके अलग अलग मकान बनाएंगे और उसको चारा डालने के लिए, और मौसम के अनुसार उसको हम जो चारा है वे भी खिलाएंगे। अतः इसका उत्पादन फिर हम क्या करेंगे, इससे क्या लेंगे, दूध मिलेगा, घी मिलेगा, मक्खन मिलेगा, दही मिलेगा, पशु से मिलेगा। तो दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इस प्रकार
खनिज और एस भी प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार से जो हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज हैं वे भी तो प्राकृतिक संसाधन है। जब हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ से इसकी देखिए डेफिनेशन बनती है, आपको अंडरलाइन करना है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पाद करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। कितना अच्छा बताया है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, जैसे अभी बताया कपास का उपयोग करके, या कपास के बाद में हम जैसे पशुपालन करके दूध बेच रहे हैं, उसका घी बेच रहे हैं, मक्खन बेच रहे हैं, तो उसको क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पाद करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। अब आपको समझ में आएगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं? जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भाई उपयोग करके हम जो उत्पाद करते हैं, निर्माण करते हैं, वे प्राथमिक क्षेत्र। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र के कौन कौन से हैं। जैसे कृषि करना है, डेयरी करना है, मत्स्य मछली पालना है, वन से प्राकृतिक वनों से प्राप्त करते हैं। जैसे वन से कोई गोंद इकट्ठा कर रहा है, कोई लकड़ी इकट्ठी कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है, कोई मान ले वनों से खान खोद कर पत्थर निकाल रहा है, बजरी निकाल रहा है। ये सब क्या है, ये हमारे ये प्राथमिक क्षेत्र हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बताया कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पाद करते हैं तो वे प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद में हमारा आता है दूसरा, जिसे हम कहते हैं द्वितीय क्षेत्रक। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र कौन से हैं? तो निश्चित रूप से जो प्राकृतिक जो क्षेत्र है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उसका अगर हम रूप बदल देते हैं और उससे रूप बदलने के बाद में थोड़ा मूल्यवान वस्तु बना देते हैं तो वे द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे मान ले एक किसान अपने खेत में कपास बो रहा है, कपास की खेती कर रहा है। अब एक कपास की खेती करना तो क्या है, प्राकृतिक। लेकिन कपास की खेती करने के बाद में जैसे कपास पकी, हार्वेस्टिंग हुई, तो उसको काट कर उस कपास के फूल को मार्केट में बेच देता है और कोई फैक्ट्री वाला उस कपास से वस्त्र बनाता है। क्या बनाता है? वस्त्र का निर्माण बनाता है या धागा बनाता है। तो वे ज़्यादा मूल्यवान हो गए क्योंकि कपास सस्ती है, लेकिन उसका धागा और कपड़ा महंगा होगा। अगर कपास से उसने कपड़ा बना दिया या धागा बना दिया तो उसका रूप बदल गया, क्योंकि अब कपास नहीं रही सेम जो खेत में तोड़ी थी किसान ने। तो ये कहलाएगा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र। दूसरा एग्जाम्पल दिए, जैसे किसान अपने खेत में गन्ना बो रहा है और गन्ना बोने के बाद में गन्ने को बेच दिया। अब फैक्ट्री वाले ने गन्ने को खरीद लिया, तो किसान का खेत में गन्ना बोना तो प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन जब किसी फैक्ट्री के मालिक ने गन्ने को खरीद लिया और उस गन्ने को रस निकाल कर उसने उस गन्ने से गुड़, शक्कर, चीनी बनाई, खांड सारी उद्योग बनाया, चीनी बनाई। अब चीनी गन्ने से ज़्यादा मूल्यवान हुई, अब उसका रूप बदल गया। अब गन्ना तो दिखाई नहीं देगा कि वे ऐसा लंबा गन्ना, जैसे मेरे को आपको मेरी पेंसिल दिखाई दे रही है, कि ऐसा तो दिखाई देगा नहीं। अब ये गन्ना लंबा है, अब तो उसकी क्या चीनी बन गई, अब तो दाने दाने बन गए। तो क्या उसका रूप बदल गया ना। यही आपका द्वितीय क्षेत्र है। यही क्या है? द्वितीय क्षेत्र है। तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली, विनिर्माण मतलब उसका निर्माण करना दोबारा से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मैंने बताया था, कपास से सूती वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, तो उसके क्या होगा? रूप परिवर्तन किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। प्राथमिक क्षेत्र के बाद क्या है? अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पाद नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है। ये जो वस्तु है ना, प्रकृति से तो मिलती नहीं है, यहाँ क्या कि निर्माण की जाती है। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य या प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। बताया ना,
कारखाने में हो सकती है, घर में हो सकती है ना। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटना और कपड़ा बुनते हैं, और गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट, जैसे मिट्टी से हम ईंट बनाते हैं, और ईंट से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सारे द्वितीय क्षेत्र हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र को तुमने कृषि सहायक क्षेत्र कहा था, ऐसे द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखिए तीसरा रूप और है, तीसरा रूप है जिसको हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अब ये तृतीय क्षेत्र क्या है, अब देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र था, किसान ने कपास बोई, प्राथमिक क्षेत्र है, किसान ने कपास बोई अपने खेत में, और कपास के फूलों को तोड़कर कॉटन को मार्केट में बेच दिया। फैक्ट्री मालिक ने मजदूरों की सहायता से उस कपास के से वस्त्र बना दिए। अब वस्त्र बना दिए तो फैक्ट्री वाला ये तो है नहीं कि वस्त्र को अपने घर पे रखेगा, अब उसको भी पैसा कमाने। तो फैक्ट्री मालिक ने जो वस्त्र बनाया है या धागा बनाया है उसको बेचने के लिए मार्केट में भेजेगा, गोदामों में भेजेगा। तो उसको ले जाने का काम कौन करेगा, यातायात के साधन। यातायात का साधन कुछ भी हो सकता है, चाहे व्यक्ति अपने सिर के ऊपर लेके जाए उसको, पैदल गांठ बांधकर, या साइकिल से लेके जाए, मोटरसाइकिल से लेके जाए, बस से ले जाए, टैक्सी ट्रक किसी ले जाए, या रेल से या जहाज से या हेलीकॉप्टर से, किसी से लेके जाए तो लेके तो जाएगा ना। फिर उसकी लेके जाके जो यातायात है उसके साथ में उसका लेखा जोखा भी रखने वाला एक अकाउंटेंट चाहिए, लेखाधिकारी, कि कितना माल गया कितना नहीं गया, उसका वार्तालाप करने कम्युनिकेशन चाहिए, उस माल को जा रहा है उसका बीमा भी चाहिए, इंश्योरेंस। तो ये सभी किस में आएंगे, ये तृतीय क्षेत्र में। किस में आएंगे, तृतीय क्षेत्र। इसके साथ में कुछ सेवाएं भी हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, अब आप कहेंगे सर डॉक्टर तो कुछ काम करता ही नहीं है। डॉक्टर सेवाएं देता है, जो सर्विस है कि जो मरीज होता है मरीज को ठीक करने का काम करता है डॉक्टर। इस प्रकार से एक अध्यापक है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। वकील है, वकील न्याय का काम करता है। तो ये सभी क्या है, इंजीनियर है, एक इंजीनियर काम करता है, ये भी सेवाएं हैं। तो तृतीय क्षेत्र में हम कह सकते थे व्यापार, कोई व्यापार करता है, यातायात है, बैंकिंग है, बीमा है, कुछ सेवाएं, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आती हैं। अर्थात प्राथमिक, द्वितीय और द्वितीय क्षेत्र से बड़ा जो व्यवसाय है वे कौन सा है, तृतीय व्यवसाय है। ये आपको समझ में आओगे आपके। तो ये दिया गया है तृतीय व्यवसाय। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्रों से भिन्न है। ये गतिविधियों प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है, यानी प्राथमिक और जो द्वितीय जो क्षेत्र है उसमें मदद करती है। ये गतिविधियाँ स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, यानी ये वस्तु तो बनाती तो है नहीं है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। यानी ये वस्तु तो नहीं बनाती लेकिन कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों का परिवहन करने के लिए जरूरत है ना। फैक्ट्री में माल बन गया, या तो थोक की दुकान होगी होलसेल की, या आपको फुटकर दुकान होगी खुदरा की, तो वहाँ बेचने का काम करेगा। ट्रक और ट्रेनों के माध्यम से परिवहन की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं गोदामों के भंडारण करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने होते। आज मोबाइल चल गए, पहले व्यक्ति पैदल जाता था। यदि किसी को आप माल बेचोगे तो उससे पहले बात तो करोगे ना कि भाई मेरा जो सामान है क्या भाव जाएगा। जैसे आप कपास बेच रहे हो तो आप कपास जब बेचने जाओगे मार्केट में तो बात करोगे भाई मेरा कपास का क्या प्राइस मिलेगा, मुझे क्या भाव मिलेगा, 1 क्विंटल का मुझे कितना पैसा मिलेगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई हो तो आप कपास बेच दोगे, अगर आप सेटिस्फाई होगे तो नहीं बेच पाओगे। तो वार्तालाप आ गया। पत्राचार, कई बार क्या होता है जैसे किसी के पास मोबाइल नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो पत्राचार के माध्यम से, लिखित में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संवाद होता है।
फिर कुछ लोग जिनके पास पैसे नहीं है, जैसे कोई फैक्ट्री है तो बैंक से कर्ज भी लेता है। तो परिवहन होगा, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी तृतीय गतिविधियों के अच्छे उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, सेवाएं प्रदान करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को हमने कृषि और सहायक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र को हमने औद्योगिक क्षेत्र का, और तृतीय क्षेत्र को हमने सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे समझ। अब देखिए, सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसे अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, यानी ये वस्तु को उत्पादन में सहायता नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल बताया था, शिक्षक अध्यापन का काम करता है, डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, धोबी कपड़े की धुलाई और प्रेस करता है, नाई कटिंग का कार्य करता है, मोची जूते सिलने का काम करता है, वकील कानून की काम करता है। जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक और लेखाकरण, प्रशासनिक जो हमारे जैसे अधिकारी हैं, जैसे हमारे अधिकारी हैं, कुछ लेखाकरण, अकाउंटेंट है, बाबू है, कार्य करने वालों की लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं हैं। आज जैसे नवीन सेवाएं हैं क्योंकि भाई सूचना का और हमारी तकनीकी का, सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत तेज़ी से विकास चल रहा है। जैसे इंटरनेट है, आप ई मित्र की दुकान पर जा रहे हो, आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है। कैफ़े पर जाके आप कहीं अपने कंप्यूटर सीख रहे हो, एटीएम बूथ पर जाके पैसे ले रहे हो, जमा कर रहे हो, आप अपनी पासबुक में, बैंक की पासबुक में एंट्री करा रहे हो, कॉल सेंटर में जाते हो, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सभी सेवाएं हैं। ये क्या है? सभी सेवाएं। तो आज तुम समझ गए होगे आज की जो वीडियो में कि सबसे पहले हमने आज की वीडियो में ये पढ़ा कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्र, कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मतलब व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करता है। सभी व्यक्ति सेम काम नहीं करता। कोई व्यक्ति ईंट बनाने काम करता है, कोई किसी ने दुकान लगाई है, कोई अपने फूल तोड़ रहा है, कोई कुली का काम कर रहा है, कोई डाके काम कर रहा है, कोई शिक्षक, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़े कि आर्थिक क्षेत्र के कार्य पढ़े थे कि हमारे देखेगा आर्थिक क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटा। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कौन से क्षेत्र है? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जिसमें हम जैसे हमें कृषि करना है, डेयरी है, मत्स्य पालन है ना, मजदूरी करना है ना, वनों से फल फूल शहद इकट्ठे करना, लकड़ी करना, खान खोदना, चाहे खान आपकी बजरी निकालने की हो, पत्थर निकालने की हो, जो मजदूर टाइप में आता है। द्वितीय क्षेत्र देखा कि प्राथमिक क्षेत्र से जो उसका रूप बदल देता है, जैसे मैंने बताया कपास से वस्त्र या धागा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना है ना, मिट्टी से मकान बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में पड़ा कि जो फैक्ट्री, जो द्वितीय क्षेत्र है, उनको माल को लेने ले जाने, परिवहन का काम करना, बैंकिंग है, व्यापार है, वाणिज्य है, आपकी सेवाएं हैं, ये जो है तृतीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से आज हमने ये पढ़ा कि आर्थिक क्षेत्र कौन से हैं और आर्थिक क्षेत्र को हम मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित करते हैं, आर्थिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा क्या नाम है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और जो तृतीय क्षेत्र है उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये था आज की हमारी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 क्षेत्रों की तुलना। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3 क्षेत्रों की तुलना। ओके, बाय।